हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास का आज जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये अध्याय पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्राचीन भारत के इतिहास में अति महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा टॉपिक है और इससे किसी भी परीक्षा में, किसी भी तरह के परीक्षा में इससे प्रश्न आते ही रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस चैप्टर को प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ही अधिक ध्यान देना चाहिए और इसे एक एक बिंदु को स्मरण में रखना चाहिए। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सीरीज 3 का आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व दोस्तों, हमने सीरीज 1 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उसका परिचय, भौगोलिक विस्तार और काल निर्धारण के बारे में आपसे चर्चा किया था। दोस्तों, सीरीज 2 में हमने प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और नगर योजना प्रणाली की चर्चा किया था आप लोगों के बीच। दोस्तों, ये इस चैप्टर का जो है अंतिम सीरीज है, 3 सीरीज, और इसमें लगभग जितने भी शेष बचे हुए टॉपिक थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था और अंत में इसका पतन का कारण। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो है हम लोग आज का टॉपिक सीरीज 3 पे आगे बढ़ते हैं चर्चा के साथ। दोस्तों, इसकी राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे हम लोग। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? दोस्तों, हम जो है अपने थंबनेल में दिया हुआ कि इतिहास समझे विज्ञान की तरह, अर्थात दोस्तों मेरा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि जो भी लिखा हुआ चीज़ है, लिखी हुई किताबें में तो बहुत चीज़ें रहती है, कई किताबें हैं, कई पुस्तकें हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इसमें ये प्रयास करूँगा कि जो भी कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको साथ साथ उसको कंसेप्ट क्लियर करते जाऊँगा ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी, साथ ही आपके स्मरण में लॉन्ग लास्ट करेगा, अर्थात इसमें भूलेंगे जल्दी नहीं। हम लॉजिकली और तुलनात्मक ढंग से आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, और मुझे आशा कि आपको इससे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के तहत जो है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में पर्याप्त साधनों के अभाव में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक व्यवस्था की जो वहाँ संकल्पना थी दोस्तों, उसका कुछ ठोस प्रूफ नहीं होने के कारण इस पर भी इतिहासकारों में जो है विभेद का विषय बना हुआ है। प्रारंभ में ऐसी कोई इमारत नहीं मिली थी जिसे मंदिर या राजमहल कहा जा सके। ऐसी स्थिति में सत्ता के कमजोर सामुदायिक व्यापारिक संगठनों द्वारा संचालित होने के विचार पर को बल मिलता है। परंतु 1946 के उपरांत, दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1946 के उपरांत अन्वेषण का कार्य लगातार जारी ही है, लेकिन 1946 के उपरांत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किए गए अन्वेषणों से प्रत्येक नगर में एक एक दुर्ग का अवशेष मिला। उस दुर्ग से संभवतः धार्मिक या राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते थे, ऐसा इसका अनुमान लगाया गया। सड़कों के नियमित नियोजन, पूरे हड़प्पा संस्कृति के दौरान बाट माप, ईंटों के आकार में एकरूपता तथा महानगरों के नियोजन से इस विचार को बल मिलता है कि सत्ता सामुदायिक न होकर केंद्रीकृत थी तथा उसमें धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस लाइन को दोस्तों समझा जाए, इसमें जो कहा गया है कि सड़कों की नियमित नियोजन, पूरे हड़प्पा संस्कृति के वाट माप, ईंटों की एकरूपता है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स दोस्तों बताता हूँ कि कोई भी केंद्रीकृत शासन जब होता है तो वो कानून एक रूप रहता है, नीतियाँ एक रूप रहती है, कानून जो भी बनते हैं सबों के लिए बनते हैं। इसीलिए पूरे हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जो एकरूपता मिली है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ जो है केंद्रीय
शासन थी। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिया गया है दोस्तों। व्हीलर के द्वारा बताया गया कि सिंधु सभ्यता के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक कहा तथा उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है। दोस्तों, ये जो इतिहासकारों का स्टेटमेंट है ये अवश्य याद कर लेंगे। ये परीक्षा में पूछता ही है, हमेशा पूछने की संभावना बनी रहती है। स्टुअर्ट बिगट के अनुसार जो है सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का शासन था। ये अपने अपने साक्ष्य के अनुसार सब लोग अपना अपना तर्क दिए हैं। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। दोस्तों, हमने 4-5 इतिहासकारों का स्टेटमेंट देखा और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये स्टेटमेंट अवश्य याद रखेंगे। मेरे यूट्यूब में इसका लिंक रहेगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के बाद सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों, आप थोड़ा सा आज के परिवेश में तुलना करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था हमेशा बदलाव होते रहता है। दोस्तों, उस समय की जो सिंधु सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पे जो बातें आई है उसको जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार ही थी, अर्थात आज भी जो है दोस्तों समाज की इकाई परिवार को ही माना जाता है। मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, कानून भी बना हुआ है, लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, मातृ देवी की पूजा, मोहरों पर अंकित चित्र जो मिला है उसके आधार पे इतिहासकारों ने इसे मातृ सत्तात्मक बताया। कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार, रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक वर्ग में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के निवासी खाने पीने, वस्त्र और आभूषण के शौकीन थे। दोस्तों, थोड़ा स्पीड भी हम लोग जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे, क्योंकि यदि स्लो से या ज़्यादा हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे तो वीडियो लंबा होने की संभावना रहेगी। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जो कठिन बातें रहेगी उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे और स्त्री और पुरुषों के वस्त्र में अधिक अंतर नहीं था। हम लोग सामाजिक पहलू पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए समाज में किस तरह का खाना पीना, क्या संस्कृति थी, क्या पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, उसी पर ये सारा डिटेल्स है दोस्तों। उत्खनन से प्राप्त हुई सुइयों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्त्र संभवतः सिले हुए भी पहने जाते थे। सुई का भी साक्ष्य मिला था और उससे पता चलता है कि लोग जो है सिलाई किए हुए वस्त्र भी पहनते थे। आभूषणों का उपयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। यह आभूषण जो था दोस्तों सोने, चांदी, तांबे, कांसे और इलेक्ट्स के बने होते थे। दोस्तों, इलेक्ट्स जो है सोना और चांदी के मिश्रण से बनते हैं। हाथी दांत और शंख का भी उपयोग अलंकरण की चूड़ियों बनाने में किया जाता था। कंठहार, ये दोस्तों ऑर्नामेंट्स का नाम है। कंठहार जिसे हंसली, कर्णफूल कान में पहना जाता है, अंगूठियाँ, छल्ले आदि आभूषण प्रमुख थे। गरीब लोग मनके, सीप तथा मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। दोस्तों, साक्ष्य से ही पता चला कि जो आभूषण मनके के भी मिले, सीप के भी मिले और मिट्टी के भी आभूषण मिले। इससे तर्क दिया गया कि गरीब लोग जो है इस तरह के आभूषण पहनते थे।
सिंधु घाटी के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। भोजन पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, बकरी का मांस, मछलियाँ, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। सामाजिक व्यवस्था में मनोरंजन आएगा ही। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है। इस मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाया गया है जो संभवतः उर्वरता की देवी का प्रतीक है, और इसका निकट संबंध जो है पौधों को जन्म और वृद्धि से रहा होगा। पुरुष देवता को एक मुहर पर चित्रित किया गया है जिसके सिर पर 3 सिंग हैं। एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग रखकर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा तथा आसन के नीचे एक भैंसा और पांव पर 2 हिरण हैं। सिंध क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मुहर पर पीपल की डाली के बीच विराजमान देवता चित्रित है। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कई मुहरों पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सिंग वाला जानवर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक सिंग वाला जानवर को यूनिकॉर्न और कुबर वाला शान है। ये महत्वपूर्ण है दोनों, ध्यान रखेंगे इसको। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवता की पूजा करते थे। हड़प्पाई लोग भी अंधविश्वास में करते थे। भूत प्रेत से भी वो लोग वाकिफ थे, इसलिए हड़प्पाई लोग तावीज़ धारण करते थे। तावीज़ की कल्पना जो है, तावीज़ जो है आज भी हम लोग अपने जिस भी मान्यता के अनुसार लोग धारण करते हैं। दोस्तों, सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में अंकन से मिलता है। दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग आर्थिक जीवन। सबसे महत्वपूर्ण जीवन आर्थिक जीवन माना जाता है, और आर्थिक क्रियाकलाप से ही किसी के विकसित होने अथवा विकसित नहीं होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वायु और जल के उपरांत भोजन ही मनुष्य की सबसे मूल आवश्यकता है। किसी भी अस्थायी सभ्यता के लिए भोजन की आपूर्ति कृषि उत्पादन द्वारा ही हो सकती है। हड़प्पा सभ्यता एक अस्थायी ही नहीं बल्कि नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों ये हमेशा सेंटेंस पर जरूर गौर करेंगे। अस्थायी सभ्यता भी थी और एक नगरीय सभ्यता भी थी। नगरीकरण जो है विकसित और जटिल आर्थिक संकट का परिचायक। दोस्तों ध्यान देंगे इसमें, नगरीकरण विकसित और जटिल आर्थिक संगठन का परिचायक। इसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। दोस्तों सपोज कीजिए किसी नगर में है, जटिल आर्थिक संगठन का क्या मतलब होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन लोग कुछ ही व्यवसाय तक सीमित रहते हैं और रोजगार तक। जैसे किसान जो हैं अपने खेत तक रहेंगे, जो मजदूर हैं वो कृषि से संबंधित ही काम करने को उनको मिलता है। लेकिन जो ही आप नगर में आ जाते हैं तो यहाँ की संभावना बढ़ जाती है रोजगार की। सपोज कीजिए अगर कोई गाड़ी चलती है तो उस बस में नौकरी करने जाते हैं, कोई बगल में कोई फैक्ट्री है वहाँ चले जाते हैं, कोई सपोज कीजिए दोस्तों डिलीवर्ड बॉय है, तो डिफरेंट टाइप का काम उसको शहर में आ जाता है। इसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है, नगरीकरण विकसित और जटिल आर्थिक संगठन का परिचायक। किसी भी सभ्यता के
नगरीकरण के लिए यह अति आवश्यक है कि कृषि कार्य से पृथक व्यक्तियों के भोजन की आवश्यकता पूरी हो। यह तभी संभव है जब किसी उत्पादन का स्थानीय उपभोग से अतिरिक्त हो। सिंधु घाटी की उर्वरक भूमि खेती के लिए उपयुक्त थी। इस तरह नगरवासियों के भरण पोषण के लिए अनाज और विभिन्न शिल्पियों के लिए कच्चा माल सुलभ होता रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते कृषि आया। कृषि सैंधव सभ्यता के विकास में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोहरों पर अंकित जंगली जानवर के चित्र जैसे बाघ, हाथी, गैंडे आदि को देखने से प्रतीत होता है कि उस समय घने जंगल थे। अर्थात घने जंगल के होने के कारण इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा अच्छी खासी होती होगी। वर्षा जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब है वर्षा के कारण सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी उसके द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण कृषि उत्पादन के लिए वहाँ की ज़मीन जो है काफ़ी उर्वरक हो जाती थी, काफ़ी उसमें उर्वरा बढ़ जाती थी उसकी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ थे। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, कपास की खेती भी की जाती थी। लोथल से धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। पीपल, खजूर, नींबू, केला आदि के पेड़ पौधे भी संभवतः उगाए जाते थे। पशुपालन दोस्तों, पशुपालन सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आधार था। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन को मुख्य आधार माना गया है। प्रमुख पालतू जानवर थे गाय, भैंस, बैल, कुत्ते, गधे, खच्चर, सूअर अधिक महत्व का पशु था। व्यापार और वाणिज्य, इस पे भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा गंभीरता से ज़रूर सुनेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त अन्नगारों के ध्वंसावशेष अनगिनत महरों की प्राप्ति लिपि की एक रूपता था। नियंत्रित बाट और माप से सिंधु निवासियों के जीवन में व्यापार का महत्व परिलक्षित होता है। साक्ष्य से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उपलब्ध साक्ष्य जो प्राप्त साक्ष्य हुआ है उससे हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में व्यापार का कितना महत्व था। लोथल और अन्य स्थान से प्राप्त खिलौना, नाव, बैलगाड़ी, बंदरगाहों के साक्ष्य स्पष्ट होता है कि संभवतः व्यापार जल और सड़क दोनों मार्गों से होता है। दोस्तों, लोथल से बंदरगाह जिसको डॉकयार्ड कहता है वहाँ से साक्ष्य मिला है। व्यापार सिंधु सभ्यता क्षेत्र में ही सीमित नहीं था अपितु विश्व में मिस्र, मेसोपोटामिया तथा मध्य एशिया देशों तक भी विस्तृत था। कहने का तात्पर्य है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार सिर्फ अपने क्षेत्र ही तक नहीं था सीमित, बल्कि तत्कालीन जो भी सभ्यता था उससे भी इसका व्यापार प्रचलन था। व्यापार प्रमुखतः कीमती पत्थरों, धातुओं और शिपों आदि तक सीमित था। देखिए दोस्तों, अब हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि आयात, यहाँ जो सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ का आयात किस प्रदेश से करते थे। सोना का आयात कर्नाटका, अफगानिस्तान, फारस, चांदी बहुत हम शॉर्ट में पढ़ते जाते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान, ईरान, ये याद करने की चीज़ है इसलिए मैं सीधे पढ़ते जा रहा हूँ दोस्तों। तांबा खेतरी राजस्थान अति महत्वपूर्ण जगह है, ये इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लाजवर्त व सखा अफगानिस्तान, फिरोजा ईरान, टीन मध्य एशिया अफगानिस्तान, गोमेद सौराष्ट्र जो गुजरात में है, सीसा राजस्थान और दक्षिण भारत। दोस्तों, विश्व की अन्य समकालीन सभ्यता की ही भांति सैंधव सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, अतः क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही होता था। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है सिक्का या रुपया उस समय आम प्रचलन नहीं था उसका। किसी सामान का जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत यदि चावल लेना है तो गेहूं के बदले चावल या कोई सामान के बदले कोई सामान, अर्थात क्रय विक्रय का जो साधन था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। सिंधु लिपि
दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी गुर का विषय बना हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपनी एक लिपि तैयार कर ली थी, जिसके उदाहरण हमें मिट्टी के बर्तनों, मोहरों आदि पर अंकित मिलते हैं। इस लिपि में अब तक 4000 से अधिक अक्षर आकृतियाँ मिली हैं। इनको भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। इसकी लिपि जो थी दोस्तों, वो चित्रात्मक लिपि थी, जिसको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। उसकी लिखावट क्रमशः दाहिनी ओर से बाईं तथा बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। अब दोस्तों देखिए, दो चीज़ जो है हमने दिया है, इसे अवश्य आप ध्यान रखेंगे। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। इस लिपि को दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। यहाँ देखिए, ये अवश्य ध्यान रखेंगे। तथा इसके लिखने की विधि को वस्त्रोफेदेन विधि कहा जाता है। इसे अवश्य याद रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मिस्र और मेसोपोटामिया लिपियों से भिन्न सैंधव लिपि लंबे ना होकर कुछ शब्दों में ही होते थे। सैंधव लिपि के बारे में इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसका पश्चिम एशिया की लिपि से कोई संबंध नहीं था, अर्थात वह मूल रूप से देशी था। चलिए दोस्तों, चूँकि आर्थिक व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें वाट और माप की भी महत्वपूर्ण स्थान रहा था, उस समय रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्नत व्यापार का उदाहरण हमें बाट माप के अवशेषों से ही मिलता था। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में था। उदाहरण के रूप में 16, 64, 160, 320 आदि। बाट बनाने के लिए भूरे रंग के चट, चूना पत्थर, शेलखरी आदि पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इसका विभिन्न प्रकार के ये आकार में रहते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ और लोथल से हाथी के दांत का बना हुआ एक एक स्केल पैमाना मिला। ये जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये एक एक जो पैमाना मिला, ये पूछता है क्वेश्चन में दोस्तों। हाथी के दांत का पैमाना एक स्केल मिला था, ये अवश्य याद रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, मृद्वहन। सिंधु सभ्यता के लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में कुशल थे। उनके बर्तन पर वृत्त और पैरों की आकृतियां की प्रमुख चित्रकार थे। मुहरें। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उसकी मुहरें। अब तक 4000 से अधिक मुहरें प्राप्त हुई। इसमें अधिकांश मुहरें पर लघु लेख के साथ एक सिंह वाला सांड, भैंसा, बाघ, बकरी, हाथी की आकृति खोदी गई है। मुहरें बनाने में सार्वजनिक उपयोग शेलखरी का किया गया है। शेलखरी दोस्तों जो मिट्टी का पका हुआ जो है, आग पे पका जो बनाया जाता है, उसे ही शेलखरी कहा जाता है। लघु मृन मूर्तियाँ। टेराकोटा। मृन मूर्तियाँ यानी पकी मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ सिंधु सभ्यता में विशेष लोकप्रिय थी। यह मूर्तियाँ जो है पक्षी के होते थे, कुत्ते, गाय, बैल, बंदरों की थी। यद्यपि नर और नारी दोनों की मृन मूर्तियाँ मिली, तथापि नारी की मूर्तियाँ संख्या में अधिक थी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो इस लाइन को ध्यान रखेंगे कि नारी में संख्या के अधिक, इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक थी। मानव मृन मूर्तियाँ ठोस है और जबकि पशुओं की मृन मूर्तियाँ खोखली थी। अंत्येष्टि संस्कार। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी दोस्तों। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता के नगरों में बस्ती से बाहर होते थे। एक कब्र में एक ही मुर्दे को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, परंतु लोथल और कालीबंगा से युग में समाधियां मिली, यानी 2 या 2 से अधिक की भी समाधियां मिली है। रोपर की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये अवश्य याद रख लेंगे
ये इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, पूछा जाता है। लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इस कड़ी का अंतिम टॉपिक जो है, हम लोग सभ्यता का उद्भव, उत्थान और पतन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी सभ्यता का जब उद्भव होता है, उसका उत्थान होता है और अंत में पतन हो जाता है। ये प्रकृति का भी नियम है। उसी तरह सिंधु जो सभ्यता थी, उसका उद्भव हुआ, उत्थान हुआ और पतन हो गया। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के उद्भव की ही भांति उसके विघटन का प्रश्न भी एक जटिल समस्या है। दोस्तों, जिस तरह सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में इतिहासकारों में विभेद बना हुआ है कि इसका सही कालक्रम क्या था, उसी तरह इसके पतन, सिंधु सभ्यता के पतन में भी इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता, इस संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2250 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा होगा। यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजार, हथियार और घरों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो की मृदभांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देता था। अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो इसकी अंतिम सीमा थी, वहाँ तक सिंधु सभ्यता का जो है वो लंबे समय तक इसका जीवित रहा। विद्वानों द्वारा इसके पतन के अलग अलग कारण बताए हैं, जो निम्न प्रकार है। दोस्तों, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण के कारण नष्ट हुई। ये अवश्य याद रखेंगे दोस्तों, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये पॉइंट अवश्य याद रखेंगे। ये पूछता ही क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है इस तरह का। जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। जॉन मार्शल साहब के अनुसार भूकंप के द्वारा इसकी अंत का तर्क दिया गया है। अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। फेयर सर्विस के द्वारा जो है संसाधन में कमी के कारण इसके नष्ट का कारण बताया गया। लैम्ब्रिक के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कारण यह सभ्यता का अंत हुआ है। एम.आर. साहनी के अनुसार यह सभ्यता भूतात्मिक परिवर्तन के कारण नष्ट हुई है। तो दोस्तों, हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको अवश्य लाभ मिलेगा और सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसे PDF लिंक से डाउनलोड करके इसे रख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों, कुछ नए टॉपिक जो है रहेगा अति महत्वपूर्ण। दोस्तों, हम लोग वैदिक काल के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।